नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 67th मेंस फिलॉसफी से संबंधित ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डाउट जो है कुछ बच्चों को रहता है। पहला डाउट जो है मैं उसी के ऊपर आज बात करूँगा, एक इम्पॉर्टेंट डाउट जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो डाउट आना लाजमी भी है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, मुझे मेंस की ऊपर फोकस करना है, ऐसे में ये डाउट आपके सामने हमेशा आता है। क्या डाउट आता है आपके सामने कि सर पार्ट फर्स्ट के अंदर जो इंडियन और वेस्टर्न फिलॉसफी है, पार्ट सेकंड में सोशल और आपके रिलीजियस फिलॉसफी है, मैं वो कौन सा सेक्शन है जिसको मैं अगर पढ़ता हूँ तो नंबर आने की संभावना ज्यादा है, और वो कौन सा सेक्शन है कि जिसको अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, स्मार्ट स्टडी हमेशा जरूरी है। आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में दिया हुआ आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप वही पढ़ रहे हैं जो पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे बच्चे, इनफैक्ट बहुत सारे, मैं इसलिए कह रहा हूँ 2012 से हम लोग बीपीएससी ओरिएंटेड क्लासेस चला रहे हैं। हमारी दिक्कत ये है कि हम उसका एडवर्टीजमेंट नहीं करते हैं कहीं पर, ठीक है। तो 2012 से आप जान सकते हैं कितने सारे बच्चे हमसे इंटरेक्ट होते होंगे। 66th में भी आपने देखा, हमने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई वही लगभग प्रश्न पूछे गए। अब 67th की जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट हमेशा क्या रहा है? सेल्फ डिपेंडेंसी, आपकी निर्भरता खत्म हो जाए। अगर आप मेरे ऊपर भी निर्भर हैं तो आपकी निर्भरता खत्म हो जाए, ये हमारा टारगेट रहा है। ऐसे में अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूं इंडियन और वेस्टर्न फिलोसॉफी की, तो अपनी स्क्रीन पर देखिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। एक बार आपको पहले सिलेबस से ही शुरू कर लेते हैं, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है और उसके हिसाब से आपको शायद समझ में आ जाएगा। वेस्टर्न फिलॉसफी की मैं बात करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जैसे जो मेरे पास आते हैं उनका पहला चॉइस जो होता है वो वेस्टर्न फिलॉसफी की तैयारी करना होता है। क्यों? उनको लगता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी को ठीक है, हम आसानी से पढ़ सकते हैं और कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं हमें। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत हैं, नहीं, आप गलत नहीं हैं। मैं सिर्फ आपके थिंकिंग को थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वो तरीका बेहतर है तो आप उसे अपना सकते हैं, आपको लगता है मेरा तरीका बेहतर है तो आप उसे अपना सकते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी आपका सिलेबस के अंदर दो भागों के अंदर बटा हुआ है। एक तरफ आपका एंशियंट जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, जो कि प्लेटो से लेकर कांट तक पूछी जाती है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका, प्लेटो से कांट तक। ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट जो है आपका वो है आपका कंटेम्प्ररी वेस्टर्न फिलॉसफी, समकालीन पाश्चात्य दर्शन। ऐसा करके ओवरऑल आपके 17 से 20 चैप्टर या 17 से 20 टॉपिक्स होते हैं वेस्टर्न फिलॉसफी में जो आपको पढ़ने होते हैं। जब मैं कहता हूं रैशनलिज्म तो इसका मतलब सिर्फ रैशनलिज्म नहीं होता, इसका मतलब डिकॉट भी होता है, इसका मतलब स्पिनोजा भी होता है, इसका मतलब लिबनिट्ज भी होता है। अब प्रश्न ये होता है कि हमें दिक्कत क्या आती है, हमें लगता है आदर्शवाद पढ़ना है, पढ़ लेंगे, पढ़ लिया, बात खत्म। रैशनलिज्म पढ़ना है, पढ़ना था, पढ़ लिया, बात खत्म। नहीं, जो उसके अंदर टॉपिक्स हैं वो सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप आइडियलिज्म पढ़ते हैं तो आपको ओनली एब्सोल्यूट आइडियलिज्म से काम नहीं चलेगा, आपको बेसिक आइडियलिज्म भी, नॉर्मल आइडियलिज्म भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप कहीं ना कहीं हीगल के आइडियलिज्म की बात कर सकते हैं, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म की बात कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपको पूरा आइडियलिज्म ही देखना पड़ेगा। हीगल का जो कंसेप्ट था वो नया आइडियलिज्म है, नया आदर्शवाद है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपको पूरा आदर्शवाद पढ़ना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको 500 शब्दों का आंसर लिखना है और हीगल का आदर्शवाद 500 शब्दों में नहीं आएगा, वो छोटा सा हो गया वो तो क्या किया जाए, आपको बेस पता होना चाहिए, उसका बेसिक पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कम से कम 17 से 20 चैप्टर्स आपको वेस्टर्न फिलोसॉफी में पढ़ने ही पढ़ने हैं। दूसरी बात, वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर क्वेश्चंस की अनसर्टेनिटी ज्यादा है, अनिश्चितता ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ऑब्वियसली बात है, एक तरफ 20 चैप्टर के अंदर आप परम्यूटेशन करने की कोशिश कीजिए इसका कि भैया कौन सा टॉपिक आने की संभावना ज्यादा है, तो हर टॉपिक की संभावना 1/20 हो गया, 20 में से एक टॉपिक आएगा, संभावना बहुत बड़ी हो गई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी ज्यादा देखी जाती है वेस्टर्न फिलोसॉफी में।
हालांकि ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि भैया 3 टॉपिक पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। बट ये कोई भी नहीं कह सकता, मैं नहीं, कोई भी पूरे इंडिया में अगर कोई फिलॉसफी का टीचर है वो ये नहीं कह सकता कि भैया लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है वेस्टर्न के अंदर, ठीक है। तो वहां पर जो 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, वेस्टर्न फिलॉसफी का फिक्स पैटर्न है 3 प्रश्न पूछने का या सिंगल क्वेश्चन पूछने का। या तो वो 3 पार्ट्स पूछेगा या वो सिंगल पार्ट पूछेगा, मीन्स या तो नॉर्मली आपसे कह देगा कि डिस्कस अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद को समझाइए, बात खत्म, सीधा आपको 500 शब्दों में इसको ही लिखना है। या वो कह देगा नॉर्मली एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझाइए, सॉत्र का एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या था और हाइडेगर के हिसाब से जो उस सत्ता को किस तरीके से डिफाइन करता है, बात खत्म। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए, एग्जिस्टेंशियलिज्म, सॉत्र, हाइडेगर, तीनों को आपको डिफाइन करना है। ये बीपीएससी का वेस्टर्न फिलॉसफी का फिक्स पैटर्न है, आइदर सिंगल और 3 पार्ट्स, ठीक है। दोनों के अंदर अब आप देख लीजिए 3 पार्ट जब भी आते हैं तो प्रश्न करना आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें डिविजन्स हैं। मुझे सारा एक ही रामायण नहीं लिखनी है, अलग अलग पार्ट्स में लिखना है, मैं लिख सकता हूं। सिंगल टॉपिक को शुरू करके लिखना एक ऐसे हो गया, वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये वेस्टर्न फिलॉसफी का ओवरव्यू है। इंडियन फिलॉसफी में आ जाते हैं। चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो हमें लगता है, हमें लगता है कि ये बेहतर है। इंडियन फिलॉसफी की जब मैं बात करता हूं तो इंडियन फिलॉसफी में बहुत सारे टॉपिक्स, पहली बात तो आपको नहीं पढ़ने हैं, मैक्सिमम 10 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप इंडियन फिलॉसफी यूपीएससी से कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से तो एक टॉपिक कम है आपका, क्योंकि यहां पर अरविंद को नहीं पढ़ा जाता है। महर्षि अरविंद जो इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलोसफर है, वो बीपीएससी नहीं पूछता है। तो इस तरीके से 9 चैप्टर आपके हो जाते हैं। तो मैंने 10 क्यों बोला, क्योंकि एक टॉपिक आपका लैंग्वेज फिलॉसफी का भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, भाषाई दर्शन, ये भी इसके अंदर हिडन टॉपिक है जो इंक्लूडेड है। तो ओवरऑल 10 टॉपिक्स या 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इंडियन फिलॉसफी के अंदर अनसर्टेनिटी वेस्टर्न फिलोसफी जितनी नहीं है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ 1/10 का रेशियो रहेगा, वहां 1/20 का रेशियो था। तो यहाँ 10 में से एक प्रश्न आने की संभावना, आप आसानी से 10 पढ़ सकते हैं या 5 पढ़ लीजिए तो भी आपकी 50% पॉसिबिलिटीज है। वहां पर अगर आप 5 पढ़ रहे हैं तो वहां पर 25% ही पॉसिबिलिटीज है उसके आने की, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैं कह दूं कि भैया इंडियन फिलोसफी से ज्यादा कुछ मत पढ़ना, एक तो आप थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ लेना, थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ लेना एक तो आप। दूसरा इसका भी तरीका बताता हूँ थ्योरी ऑफ नॉलेज पढ़ने का, भी गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ज्ञान के सिद्धांत, प्रमा, प्रमाण, प्रमेय का सिद्धांत, फिक्स क्वेश्चन है इंडियन फिलोसफी का, आएगा ही आएगा। 2 तरीके से प्रश्न आता है ये, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रमा, प्रमाण और प्रमेय। दूसरा तरीका क्या है कि एक फिलोसफी को बीच में डाल देगा, अकॉर्डिंग टू चारवाक, अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन, अकॉर्डिंग टू वेदांत दर्शन, अकॉर्डिंग टू मीमांसा दर्शन, इस तरीके से। तीसरी बात, थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर जो आपके अलग अलग प्रमाण है, मीन ऑफ नॉलेज हैं, जो आपके अलग अलग प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, 6 के नोट्स बना लीजिए कि भैया इनका मीनिंग क्या होता है, कौन से फिलोसफर्स ने इसको ज्यादा प्रमोट किया था, कौन सा बेसिक फिलोसफर था, किसने क्रिटिसाइज किया था, बात खत्म। क्योंकि बीपीएससी का एक और पैटर्न रहा है, इनफैक्ट ज्यादा दूर मत जाइए आप, 66 67 में यहाँ पर देखेंगे तो वहां डायरेक्ट पूछा गया है अनुपलब्धि प्रमाण के बारे में, अर्थापत्ति प्रमाण के बारे में, ऐसा बहुत पहले ही पूछा गया था। तो ये एक इस तरीके से भी प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया थ्योरी ऑफ नॉलेज। एक सिंगल टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो मेरी गारंटी है आप एक प्रश्न आराम से कर पाएंगे। इससे बड़ी आपकी सर्टेनिटी और क्या होगी, निश्चितता क्या होगी, ये तो सर्टेन है, ये तो आएगा, ये तो फिक्स है, ये वाला है। थ्योरी ऑफ नॉलेज जब आप पढ़ते हैं तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये थ्योरी ऑफ नॉलेज है, इट मीन्स ये आपका वैलिड नॉलेज को देने का तरीका है और ये इनवैलिड नॉलेज को देने का तरीका है। जो इनवैलिड नॉलेज का कंसेप्ट है वो कहलाता है ख्यातिवाद। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बीपीएससी का, ख्यातिवाद, थ्योरी ऑफ एरर, या फिर मैं कहूँ थ्योरी ऑफ इनवैलिड नॉलेज। ख्याति का मतलब ही यही है कि जहां पर जैसा है वहां पर वैसा दिखाई नहीं दे रहा है या मैं देख नहीं पा रहा हूं। मान लीजिए आप थिएटर में गए मूवी देखने के लिए, अंदर जाकर मालूम पड़ा कि वहां पर तो मूवी नहीं चल रही है, वहां पर तो कपड़ों का एक सेल चल रहा है। आप कहेंगे यार ये क्या है, बाहर से तो मूवी थिएटर लग रहा था, अंदर कपड़े बिक रहे हैं, ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। मीन्स आपका थ्योरी ऑफ
नॉलेज जो था वो क्या कह रहा था आपको कि मूवी थिएटर है, यहाँ पर पिक्चर दिखाया जाएगा। लेकिन एरर ने क्या बताया, ख्याति ने क्या बताया कि नहीं, यहाँ जो आप सोच रहे थे वैसा नहीं है। मीन्स आप समझ नहीं पाए कंडीशंस को। आपको मैं एक बुक दे दूं जिसके ऊपर लिखूं कि बुक ऑफ फिलॉसफी, आप उस बुक को लेकर अपने घर चले जाएं, बाद में आप उसको खोल कर देखें तो उसके अंदर बुक ऑफ फिलॉसफी ना हो, उसके अंदर मैथ्स की एक बुक हो, क्योंकि मैंने कवर उसका चेंज कर दिया था। आप कवर को देखकर ये अज्यूम कर रहे थे, अजम्पशंस लगा रहे थे, ये कौन सी बुक है, ये तो फिलॉसफी की बुक है। घर जाकर खोला तो मालूम पड़ा ये तो मैथ्स की बुक थी। मीन्स एक पॉइंट पर आपको ख्याति एरर हुआ और एक पॉइंट पर वो एरर दूर हो गया। तो एरर और थ्योरी ऑफ नॉलेज, थ्योरी ऑफ नॉलेज और एरर, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मे बी आपको स्टार्टिंग में नॉलेज हो जाती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज सबसे पहले आपको एरर होती है, ख्याति होती है, उसके बाद ही आपको नॉलेज हो सकती है। इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से ख्याति का मतलब है कि सबसे पहले, या फिर इसको स्टार्टिंग ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, सबसे पहले ख्याति होती है, उसके बाद ही आपको नॉलेज हो सकती है। अगर आपको नॉलेज हो भी गई तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ख्याति इंक्लूडेड ही आएगी। ये आपका गिफ्ट है, मान लीजिए, ये आएगा ही आएगा, साथ में फ्री है, ये आएगा। ये थ्योरी ऑफ नॉलेज का पूरा कंसेप्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, इसी इंडियन फिलॉसफी से एक टॉपिक और बड़ा हॉट बताता हूं जिसके प्रश्न के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, मोक्ष, द कंसेप्ट ऑफ लिबरेशन इन इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफीज। मोक्ष का सिद्धांत यहां नहीं पूछा जाता है, ये सेकंड पार्ट में पूछा जाता है, सोशल पॉलिटिकल में पूछा जाता है, रिलीजियस फिलॉसफी के अंदर का टॉपिक है ये। और 67th के जो एग्जाम था उसने तो इस बार चौंका दिया सभी को। क्या चौंका दिया, उन्होंने रिलीजियस फिलॉसफी में जैन दर्शन पूछ लिया। रिलीजियस फिलॉसफी में जैन दर्शन पूछ लिया, काम खत्म। जिसकी इंडियन फिलॉसफी स्ट्रांग थी उसका ये बोनस 30 नंबर बोनस था, कम से कम 30 नंबर बोनस हो गया उसका। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं। बीपीएससी में अगर आप इंडियन फिलॉसफी को लेकर आगे बढ़ते हैं, पहली बात टॉपिक कम है, कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। तीसरी बात, यहां पर प्रश्न आप पकड़ सकते हैं। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई बीपीएससी आयोग में बैठता हूं इसलिए मुझे पता है कि क्या पूछा जाएगा, आप भी ये कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, हमारा मोटिव है कि आपकी डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, आपकी निर्भरता मेरे ऊपर ही क्यों हो। आप प्रश्न पत्र देखिए, क्वेश्चन पेपर्स को आप उठाइए, उनको चेक कीजिए, उनकी स्टडी कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया क्या क्या पूछा जाता है, करना क्या है। पिछला 20 साल का क्वेश्चन पेपर आप उठाइए, उस क्वेश्चन पेपर में आप देखिए कि इंडियन फिलॉसफी के, चलिए मैं सारे क्वेश्चंस लिख लेता हूं कि साहब 20 साल पहले ये पूछा गया था, 15 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में ये पूछा गया था, 20 में ये पूछा गया था, बात खत्म। अब आप चेक कीजिए कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनके आगे मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2 लिखते चलिए कि ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 3 बार पूछा गया, 4 बार पूछा गया है। फिर आप उसको और फिल्टर कीजिए, जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनको अलग रख लीजिए, जो नहीं पूछे जा रहे हैं उनको अलग रख लीजिए, जो कम पूछे गए उनको अलग रख लीजिए। फाइनली आप देखेंगे कि आपके हाथ में 10 से 12 वो टॉपिक होंगे कि आप कहेंगे अरे यार यही तो पूछते हैं, यही तो पढ़ने हैं, बात खत्म हो गया। ठीक है, डिपेंडेंसी खत्म कीजिए, निर्भरता खत्म कीजिए। एग्जाम हॉल में कोई भी आपके साथ नहीं बैठा होगा, सिर्फ आपकी नॉलेज, सिर्फ आपकी जो मेहनत आपने की है वही आपके साथ होगी। आप मेरे ऊपर डिपेंड हो गए कि सर अब आप मुझे बताइए इंडियन में मैं क्या पढ़ूं, सर आप मुझे बताइए वेस्टर्न में मैं क्या पढ़ूं, सर अब मुझे बताइए मैं इसमें क्या पढ़ूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपकी निर्भरता आपके ऊपर होनी चाहिए, मुझे पता है क्या करना है, मैं जो तैयारी करके आया हूं या आई हूं वो ही सही है, बात खत्म। इसके अलावा कोई इफ और बट आपके सामने नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों का डाउट था तो मुझे लगा एक बार आपसे डिस्कस किया जाए। मेरा पर्सनली ये व्यू है कि जिस सेगमेंट में आप स्ट्रांग हैं उस सेगमेंट को लेकर आप आगे बढ़िए। अगर आपका वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग है तो आंख बंद करके वेस्टर्न फिलॉसफी के साथ खेल खेलना शुरू कीजिए। इंडियन फिलॉसफी का एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा और आपका काम हो जाएगा। हमेशा एक आइडल रेशो के ऊपर काम करने की कोशिश ना करें, कोशिश करें हमेशा इस रेशो के अंदर काम करने की, 2:1। 2 प्रश्न मुझे इस सेक्शन से करने हैं और 1 प्रश्न मुझे इस सेक्शन से करना है। ऐसा क्यों? तैयारी हमारी पूरी रहेगी, बट ये रेशो एक ऐसा रेशो है जिसके अंदर आप फंसते नहीं हैं। मान लीजिए आपका वेस्टर्न बहुत अच्छा है, आपने 2 प्रश्न बहुत अच्छे कर दिए, लेकिन तीसरा प्रश्न नहीं आ रहा है, तो समय खराब ना किया जाए। इंडियन फिलॉसफी का 1 प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। सेम एज अगर आप इंडियन के 2 प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो वेस्टर्न का 1 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं, ये फिक्स है। बट वो बच्चे जिनका ना ही तो इंडियन अच्छा है ना ही वेस्टर्न अच्छा है, और जो सोच रहे हैं कि सर मैं अब कौन सा
सेक्शन लेकर आगे बढ़ूं, मैं कौन सा तरीके से आगे बढ़ूं, मैं इंडियन को लेकर आगे बढ़ूं या मैं वेस्टर्न को लेकर आगे बढ़ूं, मैं क्या करूं। तो भैया उनके लिए मेरा यही कहना है कि देखिए इंडियन फिलॉसफी छोटा है, इंडियन फिलॉसफी से प्रश्न फिक्स आते हैं, इंडियन फिलॉसफी से आप नंबर अच्छे ला सकते हैं। तो मजबूत सेक्शन अपना इंडियन फिलॉसफी रखें और वेस्टर्न फिलॉसफी के भी टॉपिक्स को पढ़ते चलें। ये ध्यान रखिएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैं एक सेक्शन पूरा ही छोड़ दूं ना, एक सेक्शन आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप 2:1 से खेल रहे हैं तो आप सेक्शन नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, उस एक प्रश्न में आप जुआ खेल सकते हैं, आप गैम्बलिंग कर सकते हैं कि सर मैं ये 2 टॉपिक पढ़ के जाऊंगा, अगर आ गया तो ठीक है, ये आप कर सकते हैं, बट पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, अगर आप तीनों प्रश्न एक ही सेक्शन से करना चाहते हैं तो ये आपकी बहुत मेहनत मांगता है, बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है आपसे। मेरा मानना है स्मार्ट स्टडी की जाए। मैं 40 टॉपिक स्ट्रॉन्ग करूं, इससे अच्छा है मैं 25 टॉपिक के अंदर काम चला लूं, मैं 15 टॉपिक्स के अंदर काम चला लूं, मैं 10 टॉपिक्स में ही मेरा काम चला लूं। मुझे सिलेक्शन चाहिए भैया, मुझे फिलोसफर नहीं बनना है। सेम एज रिलीजियस और सोशल के अंदर, सोशल फिलॉसफी के क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके बारे में सब कुछ पता है, आप फेमिनिज्म के बारे में जानते हैं, आप डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, आप सोशलिज्म के बारे में जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं। अगर आप रिलीजियस फिलॉसफी की बात करें तो थोड़ी सी कहानी अटक जाती है। ठीक है, हालांकि वहां पर भी ज्यादा अनसर्टेनिटी नहीं है। जैसे आपका प्रॉब्लम ऑफ एविल है, वो बीपीएससी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, कंसेप्ट ऑफ मोक्ष है, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। बट सोशल फिलॉसफी को आप सेंटर में रखें, मतलब स्ट्रांग रखें, रिलीजियस फिलॉसफी को आप सेकेंडरी रखें, क्योंकि सोशल फिलॉसफी में आप लिख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये था 67th फिलॉसफी के और न्यू बैचेज हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि अभी समय बहुत है, दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो 15 सितंबर से भी एक नया बैच शुरू हो रहा है बीपीएससी का। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट बैच अक्टूबर में शुरू होगा, उसके बाद प्रीलिम्स के बाद ही बैच शुरू होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान भी अगर आधा घंटा फिलॉसफी पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स होते होते आपकी फिलॉसफी कवर हो जाएगी। आधा घंटा मैं क्यों कह रहा हूँ, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो मोबाइल टीवी इन सब से अगर हम थक चुके हैं तो आप आधा घंटा फिलॉसफी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है, आप अपनी तैयारी को जारी रखें और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उसको दूर कर सकूं। धन्यवाद आपका।